आज हम लोग जानेंगे इतिहास के बारे में दूसरा चैप्टर का प्रश्न उत्तर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इस चैप्टर का नाम है आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। पहला प्रश्न है इसमें कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार है। अशोक ने अपने शासन के 8 वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग के राजा के विरुद्ध युद्ध लड़ा। सबसे पहले देखिए ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है। ये मान लीजिए एक लाइन हमने खींच दी है, यहाँ पे मान लीजिए 0 और इधर मान लीजिए 1 2 3। तो ये मान लीजिए ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात और ये ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात। तो 1 2 3 इसी तरीके से करते करते अभी 2024 आ चुका है। और इससे पहले जो भी डेट होगा उसको ईसा पूर्व में लिखा जाएगा। तो 261 का मतलब हो गया ईसा मसीह के जन्म के 261 साल पहले, जो अभी 2024 है, इससे भी 261 साल पहले। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। तो अशोक जो है कलिंग का युद्ध कब लड़ा? 261 ईसा पूर्व में। अब कलिंग के राजा के विरुद्ध जब युद्ध हुआ तो इसमें युद्ध में लाखों लोग मारे गए और घायल भी हुए। इस युद्ध की विभीषिका ने अशोक को आंदोलित कर दिया। फलतः उन्होंने अब युद्ध न करने की शपथ खाई। उससे भेरी घोष के स्थान पर धम घोष की नीति अपनाई। यही धम घोष अशोक को प्राचीन इतिहास का महानतम शासक बनाया। कलिंग युद्ध के निम्नलिखित प्रभाव अशोक पर पड़े। इस सब बात को आप समझिए कि इसमें कहा क्या गया है। इसमें कहा गया है कि जो अशोक ने युद्ध लड़ा तो युद्ध में बहुत सारे लोग घायल हुए और मारे गए, और इतने बड़े पैमाने पर ये लोगों का खून और लोगों की हत्याएं हुई कि अशोक का हृदय बदल गया और उन्होंने धम की नीति अपना ली। धम घोष इसी को कहा गया। अब आप समझिएगा कि धम क्या होता है। यानी एक ऐसी नीति जिसमें किसी व्यक्ति की जान न ली जाती हो, सभी से प्रेम किया जाता हो, और जितनी भी दुनिया में वस्तुएं हैं सबके प्रति मानवता का भाव रहता हो, उसी को धम बोलते हैं। अब धम विजय, पहला प्रभाव अशोक पर क्या पड़ा? धम विजय। धम विजय में अशोक ने अपने कदम विश्व विजय का स्वप्न को तोड़ करके धर्म विजय की ओर बढ़े। उसे अब प्रतीत हुआ कि विश्व में सबसे बड़ी विजय मानव हृदय पर विजय प्राप्त करना है। अब इसको आसान भाषा में समझिए कि अशोक ये सोचता था कि युद्ध लड़ करके पूरी दुनिया को जीता जा सकता है, परंतु कलिंग युद्ध के बाद अशोक को पहली बार एहसास हुआ कि प्रेम करके पूरे विश्व को जीतना ज़्यादा अच्छा होगा युद्ध के बजाय। दूसरा जो है बौद्ध धर्म का ग्रहण करना। अशोक कलिंग युद्ध के बाद अशोक की आंखें खुल गई, उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। यह भी संभव था कि कलिंग युद्ध ना होता तो बौद्ध धर्म को ना अपनाते। अब देखिए दूसरा प्रभाव क्या पड़ा कि अशोक बौद्ध धर्म को मानने लगा। किसके बाद? कलिंग युद्ध के बाद। तीसरा प्रभाव उसके जीवन में देखने को मिलता है जीवन शैली में परिवर्तन। जीवन शैली में परिवर्तन कैसा हुआ, मतलब उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजिंग आया। कलिंग युद्ध के पूर्व अशोक अपने पूर्वजों की भांति युद्ध लड़े, शिकार खेले, मांसाहार खाया और विलासिता का जीवन बिताया, परंतु युद्ध के बाद उसके जीवन की धारा को ही बदल दिया। वह अहिंसा का पुजारी और दीन दुखियों का रक्षक बन गया। अब आप समझ गए होंगे आसान भाषा में कि जब कलिंग युद्ध हुआ उसके बाद अशोक ने अपने पूर्वज यानी उसके जो पिता थे, उसके जो दादा थे, वो पहले युद्ध नीति, शिकार करना, इंजॉयमेंट की लाइफ जी रहे थे, उसको छोड़ करके गरीब और दुखियों की मदद करने वाला बन गया और अहिंसक बन गया। अब निर्बल सैनिक का गठन। जैसा कि आप देख रहे होंगे युद्ध नीति का त्याग करने के साथ ही सेना का मनोबल गिर गया। अब जब युद्ध होगा ही नहीं तो सेना बहुत ज़्यादा एग्रेशन में रहेगा नहीं, क्या मतलब बनता है फिर सेना का। और मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण सेना की काफ़ी हद तक उत्तरदायी थी, क्योंकि जब सेना कमज़ोर होती है तो किसी भी राज्य का पतन हो जाता है, आपको पता होगा। तो ये था पहले प्रश्न का उत्तर। अब कुछ लाइन जो आप याद रखेंगे और इस प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख पाएंगे वो मैं बता देता हूँ। लिखेंगे कलिंग युद्ध का अशोक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपना लिया। पशु पक्षियों का शिकार करने के बजाय उसका रक्षा करने लगा और विभिन्न प्रकार के गरीब दुखियों की मदद करने लगे। बौद्ध धर्म को अपना लिया और अपने आप को इस कदर इंसानियत के सांचे में ढाल लिया कि अशोक एक महान सम्राट अशोक के नाम से स्थापित हुए। अगला प्रश्न है गांधार कला शैली की विशेषताओं का उल्लेख करें।
आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो महायान बौद्ध धर्म के उदय के साथ ही गांधार कला शैली का भी उदय हुआ। आपको पता होगा महायान में भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जाती थी। अब इसके बाद गांधार कला शैली का जब विकास हुआ तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो गई यह समझिएगा। इसका विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो गांधार के क्षेत्र में हुआ, इसीलिए इसको गांधार कला शैली के नाम से जाना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि गांधार क्या है। ये मान लीजिए भारत है, और भारत क्या, ये जो वाला क्षेत्र था इसको गांधार कहा जाता था, जिसको पश्चिम और उत्तर क्षेत्र के नाम से आप जान सकते हैं। जब भारत उस समय में एक था, विभाजन नहीं हुआ था, उस समय में उस क्षेत्र का नाम गांधार हुआ करता था, और इसीलिए इसको गांधार कला शैली कहा जाता है। इसमें किसका प्रभाव पड़ता है? तो यूनान का प्रभाव पड़ता है, खास तौर से इसकी कला शैली का। इस कला में पहली बार बुद्ध भगवान की बोधि तत्व की मानवाकार मूर्ति बनी, मतलब इंसान की तरह एक मूर्ति बनाएगी भगवान बुद्ध की। इस कला शैली में पहली बार ऐसा हुआ था। उसके अलावा देखिएगा, मूर्ति के बालों का अलंकार पर विशेष ध्यान दिया गया था, जिससे मूर्तियां सजीव प्रतीत होती थी। अब इस आसान भाषा में समझिए। देखिए, ऐसी मूर्ति बनाई गई थी जो एकदम बिल्कुल लगता था जिंदा है, और इसकी कला इतनी खूबसूरत थी, इतनी उच्च कोटि की थी कि जो लोग इस मूर्ति को देखते थे उसे ऐसा लगता था कि ये मूर्ति नहीं बल्कि एक सजीव है, जिंदा है, ये समझिए। अब कला की विशेषताएं आपसे पूछी गई है, तो कला की कई विशेषताएं हैं। पहला, गांधार कला शैली की विषय वस्तु भारतीय और तकनीकी यूनानी है। समझ लीजिए, विषय वस्तु की बात करें तो भारत का है, और तकनीक का बात करें तो यूनान का है। ऐसा क्यों? तो यूनान का भारत के साथ व्यापार होता रहा होगा, और उस समय में उससे जुड़ने की वजह से यूनानी इसके अंदर कलाकृति देखने को मिली है, तकनीकी देखने को मिली है। गांधार कला शैली के बारे में आम भाषा में समझ लीजिए कि क्या होता है। पहली बात कि गांधार कला शैली भारत और यूनान दोनों का मिक्स है। दूसरी बात, इसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है। तीसरी बात कि जो मूर्ति है उसके बाल का विशेष ध्यान रखा गया है। तीसरी बात, उसके जो कपड़े हैं, कपड़े की सिलवटों का ध्यान रखा गया। कुल मिलाकर के ऐसा मूर्ति बनाया गया है जो बिल्कुल सजीव लगता है। यही गांधार कला शैली की सबसे बड़ी विशेषता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महाजन पद से आप क्या समझते हैं? महाजन पद के बारे में जानने से पहले समझिए कि कभी ऐसा रहा होगा कि बहुत कम लोग रहे होंगे, फिर धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ी होगी। तो जब कम लोग थे तो उसको जन बोला जाता था, फिर उससे और ज़्यादा लोग बढ़े होंगे तो इसका नाम जनपद पड़ा, और बड़ा हुआ होगा तो इसका आकार इसको महाजनपद के नाम से जाना जाता है। उस समय में यहाँ पर दिया हुआ है कि उत्तर वैदिक काल में जिन क्षेत्रीय राज्यों के उदय की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते बड़े राज्य में बदल गया था। आप जानते होंगे कि उत्तर वैदिक काल जो है, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। यहाँ तक आते आते 600 ईसा पूर्व में पहुँचते पहुँचते राजा लोग बड़े बड़े राज्य स्थापित करने शुरू कर दिए थे। इन्हीं प्रभुता से संपन्न राज्य को महाजनपद कहा गया, मतलब जो इतना बड़ा बड़ा राज्य था उसको महाजनपद कहा गया है। आप जानते होंगे भारत में 16 बड़े बड़े राज्य थे जिसको महाजनपद के नाम से जाना जाता है, और 16 महाजनपद का नाम है, पहला है काशी, फिर कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज। ये 16 महाजनपद का नाम है, और 16 महाजनपद अपने आप में उस समय में बहुत बड़ा बड़ा राज्य हुआ करता था, जिसमें शक्तिशाली राजा रहते थे। इन महाजनपदों में वज्जी और मल्ल गणराज्य थे, और शेष राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद का नाम मगध था। सबसे पहली बात समझिए, 2 तरीके का राज्य होता है, एक होता है गणराज्य और दूसरा होता है राजतंत्रात्मक। तो गणराज्य में जनता चुनती है, और राजतंत्रात्मक में राजा का बेटा ही राजा बनता है। इस प्रकार की बातें। अगला प्रश्न है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगले प्रश्न में पूछा गया है कि देश की एकता हेतु अशोक ने कौन कौन से 3 मार्ग अपनाए। मतलब देश को एक करने के लिए अशोक ने कौन कौन सा रास्ता अपनाया। तो 3 रास्ता बताना है। इसमें पहला है राजनीतिक एकीकरण। अशोक ने संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। केवल कलिंग ही एक ऐसा देश था जो उसके अधीन न था। 261 ईसा पूर्व उसने कलिंग भी जीत लिया। इसमें कोई संदेह नहीं
कि यह उसकी अंतिम विजय थी, परंतु उसने राजनीतिक एकीकरण का अपना विचार पूरा किया। तो पहला रास्ता उन्होंने सभी राज्यों को जीत करके एक राज्य में बदलने का काम किया, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, एक भाषा और एक लिपि। अशोक ने अपने अभिलेखों में एक भाषा यानी प्राकृत और एक ही लिपि जिसको ब्राह्मणी लिपि कहते हैं का प्रयोग किया था, परंतु आवश्यकता पड़ने पर उसने प्राकृति के साथ साथ यूनानी, संस्कृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि के साथ साथ खरोष्ठी, अरेमाइक और यूनानी लिपियों का भी प्रयोग किया था। तो जैसा कि आप देखें कि इसमें खास तौर से प्राकृत भाषा का यूज़ किया गया था, ब्राह्मणी लिपि का। तो एक लिपि और एक भाषा रहने पर लोग जल्दी एक हो जाते हैं। आप सभी जानते होंगे, हिंदी बोलने वाले लोग हिंदी बोलने वालों से जल्दी जुड़ते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले लोग अंग्रेजी बोलने वालों से जल्दी जुड़ते हैं। लेकिन वही भाषा अगर अलग होती है तो वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते, और नहीं समझने के कारण वो एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं। और यहाँ एकता की बात की गई है, तो जुड़ने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम भाषा को एक रखें। अगला पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता। जैसा कि आप देख रहे होंगे, धार्मिक सहिष्णुता तीसरा पॉइंट है। धार्मिक सहिष्णुता में क्या बताया गया कि अशोक ने स्वयं बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, परंतु उसने कभी भी दूसरे धर्म या दूसरे धर्म को अपनाने का दबाव नहीं डालते थे। अपने राज्य में रहने वाले विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग उसने अपने अपने तरीक़ों से पूजा अर्चना आदि करने की छूट दी थी। इसको आसान भाषा में समझिए। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब हुआ अशोक तो खुद बौद्ध धर्म को मानता था, परंतु किसी को भी वो ये मजबूर नहीं करता था कि वो भी बौद्ध धर्म को माने, बल्कि उसे पूरी छूट थी कि वो जिस धर्म को मानना चाहता है मान सकता है, पूजा पाठ जो करना है उसको अपने हिसाब से कर सकता है। पूरी छूट दी गई थी, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला गया था। अब हम इन प्रश्नों की अगर बात करें उत्तर की आसान भाषा में, तो आप समझ सकते हैं कि अशोक ने एकता के लिए 3 काम किए, जो आपको लिखना था इस प्रश्न का उत्तर। पहला जो है राजनीतिक एकीकरण, यानी बहुत सारे राज्य को जीत करके और एक राज्य में बदलने की कोशिश की। दूसरी बात, भाषा और लिपि को एक किया। और तीसरी बात, सभी लोगों को अपने अपने धर्म को फॉलो करने की, उसको जैसे पूजा पाठ करना है वैसे करने की पूरी आज़ादी दी गई थी। चलिए, तो कल हम इससे आगे का प्रश्न करेंगे। आज के लिए इतना ही।